नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराश और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 महीने में तीसरे सीएम के नाम पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि खटीमा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया सीएम बनाया गया है और वो राज्य के 11वें सीएम के रूप में अपना पद संभालेंगे। शनिवार को बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक में नए सीएम के रूप में उनके नाम पर मोहर लगी और इसके बाद अब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। तीरथ सिंह के शुक्रवार की रात को इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड 4 महीने में तीसरे सीएम के नाम पर मोहर लगा चुका है और उत्तराखंड का अगले सीएम तय करने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहे थे। इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। मीडिया को जानकारी देते हुए तीरथ सिंह रावत का गला जो था वो रुंधा हुआ सा लगा। उन्होंने अपने संबोधन में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा कि कोविड पॉजिटिव होने के कारण समय नहीं था और तीरथ सिंह रावत का बेहद छोटा ही संबोधन इस दौरान रहा। इससे पहले तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक कारणों के इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुए हैं। तीरथ सिंह रावत ने उन्हें मौका देने के लिए पार्टी का आभार भी जताया। उन्होंने अपने संबोधन में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। आयोग ने अभी कुछ दिन पहले कुछ राज्यों में जो उपचुनाव होने थे उनको टाला है कोविड के कारण, और इसलिए अभी जो परिस्थितियां हैं अभी सामान्य नहीं है, असामान्य परिस्थितियां हैं, और ऐसे में उनको जो उचित लगा उन्होंने वो निर्णय लिया है। सर, आपको नहीं लगता कि चुनाव नज़दीक हैं, जितनी जल्दी सीएम की बदली होना चुनाव सफल है, इसका नुकसान चुनाव में हो सकता है? देखिए, ये कई बार अपरिहार्य परिस्थितियां होती हैं। पार्टी नहीं चाहती है, व्यक्ति भी नहीं चाहता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियां और अपरिहार्य परिस्थितियां विवश करती हैं इस तरह के निर्णय लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन होंगे मुख्यमंत्री? इस तरह से भी चल रहा है, क्या आने वाले अभी किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, नेता का चुनाव विधानमंडल दल की बैठक में तय होना है और शाम को 3 बजे विधायकों को बुलाया गया है। उसके पश्चात बैठक होगी और मुझे लगता है कि शाम तक ये निर्णय हो जाएगा। खबरों में बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दरभंगा में जो पार्सल ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 संदिग्धों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को सिकंदराबाद से आए कपड़े के पार्सल में हुए ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को शामली से गिरफ्तार 2 संदिग्धों को शनिवार को पटना लाया गया और एनआईए के अधिकारी कासिम और सलीम को लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें कोर्ट में ले जाया गया। दोनों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आतंकियों से पूछताछ के लिए एनआईए कोर्ट से रिमांड भी मांगेगी। और मालूम हो कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शामली से दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम और हाजी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में चौथी गिरफ्तारी है। मिली जानकारी के अनुसार हाजी सलीम उर्फ टुइया शामली के केराना के बिसियाना मोहल्ले के रहने वाला। एनआईए के मुताबिक दरभंगा ब्लास्ट मामले में मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम और कफील हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि मिली जानकारी के अनुसार हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आतंकियों ने फरवरी 2021 में हाजी सलीम के घर पर मुलाकात की थी और बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना भी बनाई थी। इस मामले में 2 अन्य संदिग्ध मोहम्मद नासिर खान और इमरान मलिक को एनआईए ने 30 जून को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। दोनों संदिग्ध खास भाई हैं। करते हैं अगली खबर की और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत से अभी तक कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को 66 आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। पिछले महीने जून में 11 दहशतगर्द ढेर किए गए थे। सबसे ज्यादा 17 आतंकी अप्रैल के महीने में मारे गए थे। पुलवामा जिले के राजपोरा इलाके में 15 घंटे से
चली मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें जिला कमांडर व एक पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर हुआ है। ऑपरेशन में सेना के एक जवान शहीद हुए जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। मुठभेड़ घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ शुरू होते ही जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई थी। सुरक्षा बलों को राजपोरा में आतंकियों के एक बड़े दल के छुपे होने की सूचना मिली थी। इस इनपुट के आधार पर एसओजी ने सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ की 182 और 183 बटालियन के जवानों के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी की और घर घर तलाशी अभियान चलाया। खबरों में बात करेंगे अभी बॉलीवुड के। आपको बता दें कि आमिर खान और किरण राव ने अलग अलग होने का फैसला लिया है, जिससे कि फैंस को काफ़ी झटका लगा है। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक लेने का ऐलान कर दिया है। आमिर खान और किरण राव ने अपने तलाक की खबर को शेयर करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की। आमिर और किरण तलाक की खबर से फैंस को बेहद ही शॉक लगा है। आमिर खान और किरण राव का एक बेटा आज़ाद भी है। ऐसे में सभी को इस बात को जानने के लिए काफ़ी इच्छुक नजर आ रहे हैं कि तलाक के बाद आखिरकार बच्चे की कस्टडी किसके पास रहने वाली है। आमिर खान और किरण राव ने बेटे की कस्टडी की जिक्र किया है और जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। आमिर और किरण ने 15 साल पहले शादी की थी। उन्होंने कहा कि हमारे कारोबारी रिश्ते बने रहेंगे, इससे अलावा हम बच्चे का पालन पोषण भी साथ मिलकर ही करेंगे। आमिर और किरण के इस बयान से साफ हो गया है कि वो बेटे की जॉइंट कस्टडी रखने के सपोर्ट में है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आमिर खान और किरण राव ने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, आनंद और खुशी को शेयर किया। हमारा रिश्ता सिर्फ विश्वास, सम्मान और प्यार में बढ़ा है। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि सह माता पिता और परिवार के रूप में हमने कुछ समय पहले अलग होने के फैसले पर विचार किया था। अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22 जुलाई से ही हरिद्वार की सीमाओं को कांवड़ियों के लिए सील कर दिया जाएगा। 10 टीमों का गठन कर दिया गया है। ये टीमें हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाकर लोगों से कांवड़ मेले में हरिद्वार न आने की अपील करेंगी। बाहरी राज्यों में जाकर स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क कर कांवड़ पर प्रतिबंध की जानकारी भी दी जाएगी। हरिद्वार में कांवड़िए ना आ सके, इसके लिए 3 तरह की गाइडलाइन तैयार की गई है। पुलिस ऑफिस में पत्रकार वार्ता करते हुए एएसपी सेंथिल कृष्णराज ने बताया कि हरिद्वार की सीमाओं को कांवड़ मेला शुरू होने से पहले ही 22 जुलाई से कांवड़ियों के लिए सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। पहाड़ी जिले में जाने के लिए लोगों को 72 घंटे भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके बाद ही लोगों को एंट्री दी जाएगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तानी बताने पर फैजाबाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने फैजाबाद का जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूका और जूतों से उस पुतले की पिटाई भी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि चढ़ूनी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और आगे भी ऐसे अपशब्द न कहने की भी बात कहनी चाहिए। दिखाई दे रही है तस्वीरें फैजाबाद के बीके चौक की है, जहां फैजाबाद व्यापार मंडल के पदाधिकारी और बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूका और जूतों से उसकी पिटाई भी की। दरअसल बीते दिनों गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सूरजकुंड इलाके में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने खोरी गांव में हो रही तोड़फोड़ के विरोध में स्थानीय लोगों के समर्थन में खोरी गांव पहुंचे और उससे पहले ही पुलिस और खोरी गांव के लोग में तनातनी चल रही थी, जिस पर खोरी गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी मौके पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खोरी गांव में चल रही तोड़फोड़ और लोगों के समर्थन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को पाकिस्तान में जन्म लेने वाला पाकिस्तानी कह दिया। इस बात को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी और व्यापार मंडल के लोगों ने चढ़ूनी का पुतला फूका और अपना रोष जाहिर किया। सर, हमारा हरियाणा व्यापार मंडल है। हम लोग पूरे फरीदाबाद के 15 प्रेसिडेंट हर एक जगह से आए हुए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, बल्लभगढ़, 7-10 मार्केट से आए हुए हैं।
हम प्रधान सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो आपसे भी, मीडिया से भी और सबसे, इसको किसने अधिकार दे दिया कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ आप शब्द कहे? ये होता कौन है? अकेला आके किसान की राजनीति झाड़ रहा है, झूठा किसान बन रहा है। किसने कह दिया ये किसान है? ये तो किसान है ही नहीं। ये तो मैं इसको वो शब्द नहीं कहना चाहता। खोरी गांव में सिर्फ इसको ही हमदर्दी है? क्या हम सबको हमदर्दी नहीं है? लेकिन हमारे शरीफ मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके से अभद्र भाषा को बोल रहा है। हम व्यापारी जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और अगर इसने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो रोज प्रदर्शन होगा। चलिए बात करेंगे अगली खबर की और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दावा किया है कि वो हरियाणा में 90 विधानसभाओं में पंचायत चुनाव अपने बल पर लड़ेंगे। बिजली, पानी फ्री, अच्छी शिक्षा और कई अन्य मुद्दों को लेकर पंचायती चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे। राज्यसभा सांसद ने फरीदाबाद में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने बल पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी और बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा कि खोरी गांव में लोगों को पहले बसाने का काम किया जाना चाहिए था, उसके बाद ही वहां तोड़फोड़ की जानी चाहिए। सरकार पहले लोगों को घर उपलब्ध कराए और फिर आगे की कार्यवाही करे। इसी क्रम के अंदर मैं 90 की 90 विधानसभाओं में घूम रहा हूँ। हम सब पालिकाओं के अंदर जितने भी निगमों के चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, नगर पालिका के हो रहे हैं, जितना भी ग्राम पंचायत के हो रहे हैं, ब्लॉक समिति के हो रहे हैं, जिला परिषद के हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह पे लड़ेगी और जीतेगी। आम आदमी पार्टी अपने दम पे लड़ेगी, किसी से भ्रष्टाचारी पार्टियों से कोई गठबंधन का संबंध नहीं। मुद्दा दिल्ली मॉडल है, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, फ्री बिजली और पानी, अच्छी सड़कें, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। अगली खबर की ओर एनआईटी फरीदाबाद से बीजेपी विधायक नीरज शर्मा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि एनआईटी फरीदाबाद स्थित जवाहर कॉलोनी में अपने आवास पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार उनके घर के आगे बने 2 ईंटों की मुंडेर को तोड़कर साबित कर दिया है कि ये कार्यवाही द्वेष भावना के चलते की गई है, क्योंकि उन्हें इस तोड़फोड़ से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भले उनके घर पर बुलडोजर चलवा दे या उन्हें जेल में डाल दे, गरीब जनता की आवाज को यूं ही उठाता रहूंगा। भ्रष्टाचार, भूमाफिया और अवैध निर्माण कार्यकर्ताओं की खिलाफ मैं आवाज यूं ही उठाता रहूंगा और आगे भी आवाज ऐसे ही उठाऊंगा। तस्वीरें एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा के आवास की है, जहां पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए नीरज शर्मा के पैतृक आवास के आगे बनी 2 ईंटों की मुंडेर को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया। नगर निगम द्वारा इस कार्यवाही के बाद नीरज शर्मा ने अपने पैतृक आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरीदाबाद में बीजेपी सरकार अनैतिक कार्य कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाना चाह रही है, इस तरीके के आरोप लगाए। मैंने इससे पहले 2 बार बूस्टरों पे छापे मारे, जिसमें बहुत अनियमितता पाई गई। इसी कड़ी में एक एरिया से और शिकायत आ रही थी, वहाँ पर भी मैं गया। नगर निगम के जई और पार्षद शराब पीते हुए मिले और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद उन पार्षदों ने मेरे निजी घर के खिलाफ शिकायत लगाई रिटर्न में, और सरकार ने इतना भी उचित नहीं समझा कि वो ये जांच कर लें कि ये मकान मेरा भी है कि नहीं है। वो अतिक्रम। खबरों में बात करेंगे पलवल की। 1 महीने पहले अपने परिवार से बिछड़े 70 वर्षीय बुजुर्ग को स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद उसके परिवार से मिलवाने में सफलता हासिल की है। बुजुर्ग व्यक्ति का जब परिवार के साथ मिलन हुआ तो बुजुर्ग और परिवार वालों में खुशी की लहर देखने को मिली। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नदी अपने किनारे से हर्ष से मिल रही है। बिछड़े हुए बुजुर्ग से मिलने के बाद परिवार वालों ने स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम का तहे दिल से धन्यवाद किया। क्राइम ब्रांच पलवल की टीम से एएसआई संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 70 वर्षीय बुजुर्ग, जिसका नाम गिरिराज है, वो बांसवा गाँव का रहने वाला है, जो कि शुगर की बीमारी का मरीज है और 1 महीने पहले वो गाँव से होडर शुगर की बीमारी की दवाई लेने जा रहा था, लेकिन
रास्ता भटक जाने के कारण वो कोकिला बन जा पहुंचा, जहां उसे आश्रम द्वारा आसरा दिया गया। इसके बाद जब उन्हें बुजुर्ग के परिजनों का पता नहीं लगा तो उन्होंने उसे भरतपुर स्थित बने अपना घर आश्रम में भेज दिया, जहां बुजुर्ग व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम गिरिराज पलवल निवासी बताया, जिसके बाद आश्रम के संचालक ने इसकी सूचना स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम को दी। सूचना मिलते ही स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम बुजुर्ग की पहचान के लिए प्रयास में जुट गई और स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा बुजुर्ग के फोटो की पहचान की गई और इससे संबंधित थाने, सोशल मीडिया और संबंधित सरपंचों के व्हाट्सएप पर नंबर भेजे गए, जिसमें बासवा गांव के सरपंच ने बुजुर्ग की पहचान कर स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम को सूचित किया और उसके बाद बुजुर्ग को परिवार से मिलवाया गया। आदमी अपने गांव से दवाई लेने के लिए आया था, शुगर पेशेंट है और होटल के लिए आया था घर से कह के, लेकिन ये अपने दवाई रास्ता भटक गया। तो रास्ता भटक के ये कोसी पहुंच गया। कोसी किसी समाज सेवी ने इसको आश्रम में वो कर दिया। वो आश्रम वहाँ पे कोसी में छोटा था, उन्होंने जो ट्रांसफ़र इसका भरतपुर कर दिया। भरतपुर आश्रम से इनका मेरे पास फ़ोटो आया तो उन्होंने बताया कि भी एक बुजुर्ग है और इस तरह जो पलवल जिला बता रहा है, होडल अपना तहसील बता रहा है, इससे आगे कुछ नहीं बता रहा। उन्होंने फ़ोटो भेजा तो मैंने जो अपनी एक टीम बना के अपने एसआई राधा रमन रामवीर, तो हम होडल इलाके में जो मौजूद आदमी समाज सेवियों से फ़ोटो पहचानवाया तो उन्होंने बताया बासवा का तकलीफ थी। वो दवाई लेने के लिए गए थे और उसके कोई ऐसा दिमाग में चक्कर बना और वो वहाँ भरतपुर जा पहुँचे। वहाँ से कोई फ़ोटो वोटो आया था क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच वालों ने हमारे सरपंच को गांव में फ़ोटो भेजा है। उस फ़ोटो से सरपंच साहब ने पहचान की। जब इन्होंने टीम बुलाई थी, क्राइम ब्रांच की टीम बुला के हमारे घर ले गए थे, तकदीक करी। हमने अपने चाचा पहचाने थे। जब इन्हों को गाड़ी में लेके गए क्राइम ब्रांच वालों को, जब वहाँ से हमारे चाचा को ही लेवा के लाए। इन्हों का बड़ा बड़ा धन्यवाद मानते हैं। हमारा चाचा हमें वापसी मिल गया। हम बड़े परेशान थे, बहुत दिनों से हम चाचा जी को अपने को ढूंढ रहे थे। हमें कहीं बहुत रिश्तेदारी में ढूंढ लिया, हमें कहीं कोई ऐसी वो नहीं मिली। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।